रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। यस। सो आज का टॉपिक है सेंसेक्स एट ऑल टाइम हाई, सो व्हाट्स नेक्स्ट। सो आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है कि दिसंबर 2031 तक, सॉरी दिसंबर 2021 तक, मतलब ये दिसंबर मंथ के एंड तक सेंसेक्स 65,000 हो सकता है? चैट बॉक्स में डालिए यस, और जिनको लगता है नहीं, चैट बॉक्स में डालिए नो। ओके, सो नो किसी ने डाला है, प्रीतम जी ने, विजय जी ने यस डाला है। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वेबिनार इसके लिए नहीं है कि आपको ये बताया जाए कि दिसंबर 2021 तक 65,000 होगा कि 45,000 होगा। प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं है ये वेबिनार। ये वेबिनार इसके लिए है कि करंटली ये 17,000 है निफ्टी, या सेंसेक्स 58,000 है। उसका रीजन क्या है वो आपको पता होना जरूरी है। वो अगर आपको पता हो गया ना, तो आप आपका पोर्टफोलियो के बारे में डिसीजन प्रॉपरली ले सकते हो। क्या करना है एग्जैक्टली डिसाइड कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ऐसे लग रहा है कि अभी क्रैश आएगा, तो वो आप समझ सकते हैं कि क्रैश कभी आने वाला है, कैसे आने वाला है। सो पॉइंट ये है इकोनॉमिक्स समझना। सो क्वेश्चन पहले ही दे देता हूँ। मीडिया इज नो और नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी, ये आपको पहले ही समझना पड़ेगा। अगर मीडिया की सुन के आप डिसीजन लेते हो तो ये पिक्चर की तरह आपका हाल होगा कभी ना कभी, मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। सो समझना जरूरी है इकोनॉमिक्स। सो ट्रू पिक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, करेंटली इंडियन इकोनॉमी कौन से जंक्चर पे है, कौन से फेज में है, वो आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट 10 इयर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं इंडिया के लिए अकॉर्डिंग टू मी। उसके रीजंस मैं आपके सामने बताऊंगा। और अगर ये ग्लोरियस फ्यूचर होने वाला है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे 5 चीजें मैं आपको बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसको पॉलिटिकल कलर मत दीजिए, ये वेबिनार को पॉलिटिकल कलर मत दीजिए। पहले ही बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू मी इकोनॉमिक्स को कोई पॉलिटिकल कलर नहीं होता है, कांग्रेस बीजेपी ऐसा कुछ नहीं होता है, सब सेम होते हैं। वो भी मैं आपको कैसे मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको ऐसे लगता है कि मोदी जी है तो अच्छा है, तो आप पहले ये वेबिनार में से निकल सकते हो। या जो कांग्रेस के फेवर में है वो बोलते हैं कि कांग्रेस आएगी तो बहुत अच्छा होगा, तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो ये वेबिनार में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी इकोनॉमिक्स राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी जी नहीं चलाते, ये इंडिया के लोग चलाते हैं, और कोई इनविंसिबल नहीं होता है। सो पहले ही मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। सो ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें से 4-5 स्टॉक्स अभी निकल गया है, जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया पेस्टिसाइड्स, मोतीलाल ओसवाल, आईआरएफसी, मिंदा, ये मैंने अभी बेचे हैं। करंटली अराउंड 165%, ये एक महीने पहले का था, तो अच्छा बुल रन हुआ है, तो 165% मेरे रिटर्न्स हो गए हैं। सो ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ बाद में। ये म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स है मेरे। मेरी पहचान आपको बता देता हूँ फॉर्मली, जो जिनको पता नहीं है। मेरा नाम है आदित्य पालव, एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम अप्रैल 2017। 2002 से डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 420 प्लस क्लाइंट्स है, 8.5 करोड़ के असेट्स अंडर मैनेजमेंट है, और मिशन है टू हेल्प इंडिविजुअल क्राफ्ट देयर हैप्पी रिच लाइफ। सो हैप्पी रिच होना इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, रादर देन फाइनेंशियली रिच, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि आपके लाइफ में आपके जो फाइनेंशियल है ना, माइक ऑफ कर दीजिए हाँ सब प्लीज। हाँ, सो पॉइंट है कि आपके लाइफ में जो फाइनेंशियल माइलस्टोन्स है, जैसे 5 इयर्स डाउन द लाइन आपको बड़ी कार लेनी है, 10 इयर्स डाउन द लाइन बंगलो खरीदी करना है, आपके बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, इसके लिए अगर आपके पास इनफ पैसे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हो, आपका लाइफ बहुत हैप्पी होने वाला है। सो आपको कंसर्न होना चाहिए आपके फाइनेंशियल माइलस्टोन्स अचीव कैसे आप इजीली कर पाओ, रादर देन मैं बहुत ज्यादा मल्टी बैगर रिटर्न पाऊँ, या रादर देन मुझे रिटर्न्स बहुत अच्छे चाहिए। सो मेरी पूरी सीरीज आप कभी भी सुनोगे तो इसके बारे में सुनोगे। तो आज का जो टॉपिक, ये 4 स्टेप्स होते हैं हैप्पी रिच लाइफ बनाने के। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ।
जब भी मार्केट बुल रन में होता है, आपको पहले सोचना चाहिए कि आपकी वेल्थ कैसे प्रोटेक्ट की जाए। प्रॉब्लम ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द लोग जब भी बुल रन होता है तो खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि मार्केट ऐसे ही चलने वाला है। सो कभी भी ऐसे नहीं होता है, मार्केट जिगजैग ही चलता है और जो ऊपर जाने वाला है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू शेयर मार्केट, वो नीचे आएगा। सो जब भी नीचे आएगा, आपकी पोर्टफोलियो, आपकी लाइफ की रियल लाइफ सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे होने वाली है, उसका विचार होना चाहिए जब भी मार्केट बुल रन में होता है। सो आप आज के वेबिनार में हम यही करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो बड़ा क्राइसिस हुआ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो डेली न्यू केसेस डिक्लाइन होते जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं कहीं स्पाइक हो रहा है, कभी नीचे हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर स्पाइक भी होती है, तीसरी वेव भी आती है, तो अकॉर्डिंग टू मी इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका नहीं आएगा। रीजन भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगा। ये 1 महीने पहले का डेटा है। पर 100 लोगों के पीछे कितने डोज, वैक्सीनेशन के डोज दिए गए हैं। सो करंटली ये अराउंड 32-33 के आसपास है इंडिया में। हम लैगार्ड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो स्पीड से चालू है लास्ट 15-20 डेज में, काफी ज्यादा स्पीड से हो सकता है आने वाले टाइम में। सो अराउंड 68-69 करोड़ लोगों को डोज दिए गए हैं एटलीस्ट। अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर थर्ड वेव भी आती है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्यों नहीं आएगा, इसकी रीजन ये है। अराउंड दिसंबर 2020 में दिन के 34,000 केसेस वगैरह हुआ करते थे। फर्स्ट वेव में मैक्सिमम थे केसेस 96-98,000, फिर वो डिक्लाइन हुए। सो 2020 में जब भी 34 केसेस थे पर डे इंडिया में, तो उस आउट ऑफ 34,000 लोगों में से 480 लोगों की डेथ होती थी। यही आंकड़ा, यही नंबर, ये लेटेस्ट नंबर मुझे मिला नहीं, जुलाई 9 का नंबर है, जब भी 34,000 केसेस थे इंडिया में, उसमें से डेथ सिर्फ 30 लोगों की हो रही थी। ये आउट ऑफ 34,000 केसेस है, ये टोटल केसेस के में से डेथ कितनी है नहीं। सो आउट ऑफ 34,000 30 डेथ्स हो रही है। सो डेथ डिक्लाइन हो रही है, रीजन बीइंग वैक्सीनेशन हो रहा है और हर्ड इम्यूनिटी रेडी तैयार हो रही है। सो जैसे ही वैक्सीनेशन बढ़ेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोरोना तो होगा जैसे नॉर्मल मलेरिया वगैरह होता है, उससे डेथ नहीं होगी। सो डेथ का खौफ अगर निकल जाता है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से नहीं आ सकता है। अभी इकोनॉमिक्स कैसा चालू है देखते हैं। सो Q1 ऑफ FY21, काफी इकोनॉमिक्स के टर्म्स यूज करूंगा, उसके डीप में मत जाइए, अर्थ मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। सो Q1 ऑफ FY22 मतलब फर्स्ट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, वहां पे आप देखिए जीडीपी इंडिया का डिक्लाइन हुआ था। उसके बाद वो ऊपर आते गया, ऊपर आते गया, और एवरेज से भी ऊपर है करंटली इन टर्म्स ऑफ रियल जीडीपी, क्वार्टरली रियल जीडीपी मैं बोल रहा हूँ, टोटल जीडीपी नहीं बोल रहा हूँ, क्वार्टरली रियल जीडीपी मतलब कितने व्यवहार हुए, कितना बिजनेस हुआ सिंपल टर्म्स में। सो वो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है पोस्ट जैसे फर्स्ट वेव में या सेकेंड वेव में इम्पैक्ट हुआ था वैसे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए एकदम बढ़ गई थी फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम पे, इसके बाद सेकेंड लॉकडाउन में भी बढ़ गई। अभी आप देखोगे तो करंटली जो प्री कोविड एरा था उसके आसपास ही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी कितनी होती है। सो बिजनेस एक्टिविटी डिक्लाइन हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो माउस पॉइंटर, सडनली ड्यू टू फर्स्ट लॉकडाउन, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सेकेंड लॉकडाउन में इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, मतलब हुआ इम्पैक्ट, लेकिन फर्स्ट लॉकडाउन जितना नहीं हुआ। रीजन भी केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दे दिए थे और डिसाइड करने बोला था, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप कर सकते हो। सो स्टेट्स ने उनके अकॉर्डिंगली सिचुएशन डिसाइड कर लिया और उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। और करंटली जुलाई का है ये, अगस्त में 100% के आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चुके हैं प्री कोविड एरा जितनी। जीडीपी की ट्रेजेक्टरी देखिए, फर्स्ट क्वार्टर में -23 थी लास्ट ईयर में, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था। सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी रिकवर हुआ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टर्म, लेकिन -7.5 था। थर्ड क्वार्टर -2.7,
फोर्थ क्वार्टर एक्सपेक्टेशन 3.2 का था लेकिन आया 1%, -1%, सॉरी 1%। फर्स्ट क्वार्टर मतलब ये साल जो चालू था अप्रैल टू जून, एक्सपेक्टेशन था 17.1% का, हुआ एक्चुअली 20.2%। सो पॉजिटिव चीज है ये। ओवरऑल इकोनॉमिक मतलब जीडीपी उतना रिकवर नहीं हुआ है, और लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बेटर हुआ है, ये मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। और ये समझना जरूरी है, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोअर बेस पे ये नंबर है। सो लोअर बेस पे 20.2 बहुत अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल अच्छा नहीं है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बेटर है। नेक्स्ट क्वार्टर में 12.7 का एक्सपेक्टेशन है, तो देखते हैं क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी आने वाले 10 साल इंडिया ऐसे पोजीशन में है, हर एक कंट्री के लाइफ में एक पोजीशन मतलब इकोनॉमिक कंडीशन आती है ड्यू टू वेरियस रीजन, डेमोग्राफिक्स होती है, वेरियस रीजंस के वजह से जहाँ पे एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। जैसे जापान का आप डेटा निकाल के देखिए, बिटवीन 1955 से लेके 1975, 20 इयर्स जापान की इकोनॉमी ट्रिमेंडसली बहुत अच्छी हो गई और ऑलमोस्ट वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी बन गई। यूएस में भी ऐसा ही फेज था। अकॉर्डिंग टू मी इंडिया के हिस्ट्री में ये फेज नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स होने वाले हैं। उसके रीजन क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले रीजन, यहाँ पे मैंने एक फोटो डाला हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक प्राइम मिनिस्टर थे, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर। अगर आप 1990 के बाद बॉर्न हुए हो तो इनका नाम आपको शायद पता नहीं होगा। सो कितने लोगों को पता है ये कौन है ये प्राइम मिनिस्टर? जरा चैट बॉक्स में डालिए। बहुत अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर है अकॉर्डिंग टू मी। गांधी को तो हमने देखा नहीं है हमारे जनरेशन में। अकॉर्डिंग टू मी मॉडर्न एरा के वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अंडररेटेड, जिनके बारे में चर्चा नहीं होती है, वो ये है। कितने लोगों को पता है? जरा चैट बॉक्स में डालिए, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है ये प्राइम मिनिस्टर? यस, राजेश जी, सुधाकर जी, यस यस करेक्ट, डॉक्टर संजय जी। सो इनको मैं वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर क्यों बोलता हूँ? क्योंकि थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टोरी में बोलता हूँ, और पहले ही मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिकल कलर ये वेबिनार को मत दीजिए, नहीं तो पूरा इसेंस निकल जाएगा इसका। ये स्टोरी इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1991 अकॉर्डिंग टू मी, आज की जो सिचुएशन है कोविड एरा जो है, पोस्ट कोविड एरा, ये 1991 मूवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। सो जितने लोगों को पता है 1991 मूवमेंट क्या है, चैट बॉक्स में डालिए। सो 1991 में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। इंडिया की ऐसी सिचुएशन आई थी कि इंडिया बैंकरप्ट हो चुका था, क्योंकि हमें क्रूड ऑयल पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के लिए हमें डॉलर स्पेंड करने पड़ते हैं, और इंडियन इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी इन द टिल 1991। सो क्या होता था, हमारे पास डॉलर्स आते नहीं थे। सो पेट्रोल खरीदी करने के लिए, जिसके ऊपर पूरी इकोनॉमी डिपेंड होती है, कर्जा लेना पड़ता था। कर्जा ले लेके उसका इंटरेस्ट भर भर के इतना हाल बुरा हो गया था कि क्रूड ऑयल के लिए पैसा भी नहीं था हमारे पास। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के रिजर्व्स, या ऑलमोस्ट आई गेस 7 डेज के रिजर्व्स इंपोर्ट कर सकते हैं, उतना ही पैसा बचा था। तो बहुत सीवियर सिचुएशन थी ड्यू टू प्रीवियस 2 साल, मतलब 1989 टू 1991, ये 2 साल में कोइलेशन गवर्नमेंट थी और पूरी खिचड़ी सरकार थी, और किसी को कुछ ये था नहीं क्या चालू है। जो इकोनॉमी आउट ऑफ हैंड चली गई, और 1991 के लोकसभा इलेक्शंस हुए। इलेक्शन से पहले राजीव गांधी की डेथ हो गई इसमें तमिलनाडु में, चेन्नई में, एक बम विस्फोट में। सो इलेक्शंस हुए। इलेक्शन में कांग्रेस को 245 सीट्स आए, तो मेजॉरिटी नहीं आए। सो फर्स्ट टाइम कांग्रेस in a minority government without Gandhi's. So at that point of time without Gandhi, आप अगर नए जनरेशन को है तो आपको वो नहीं समझेगा, लेकिन 1990s में विदाउट गांधी कांग्रेस को समझना बहुत डिफिकल्ट था। सो क्या करना चाहिए? सो नरसिंह राव ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे लेकिन रिटायर्ड हो चुके थे। उनको बुलाया गया। रीजन क्या था?
कि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री को यूनाइट करना है, क्योंकि इनका एजुकेशन इकोनॉमिक्स में था और 9 लैंग्वेजेस इनको आती थी। सो यूनाइट कर सकते हैं इंडिया को, ये कांग्रेस ने सोचा और इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। और मेरे अकॉर्डिंगली ये सबसे बड़ा गेम चेंजर था। और 1991 में इन्होंने क्या किया और क्या चीज की, फायदा क्या हुआ ऐसे बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाने का। इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाया? मनमोहन सिंह, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। इन द ईयर 1990, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, ऐसे बंदे को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना, ये बिग रिस्क होता है पॉलिटिक्स में, अगर आप पॉलिटिक्स जानते हो तो। सो वो रिस्क लिया, कांग्रेस ने पॉलिटिकल कैपिटल लगाया अपना, और उसका परिणाम भी भुगता आने वाले 20, 25, 30 सालों में। लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज हुई, क्योंकि इकोनॉमिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर बना और एलपीजी हुआ। एलपीजी का फुल फॉर्म डालिए जरा चैट बॉक्स में, किसी को पता है तो। जिसके वजह से आज जो इंडिया की पोजीशन है वहां से चालू होती है, और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग बीजेपी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, वही, और इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी, वही पैटर्न चालू है अभी तक। ये गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया है पोस्ट कोविड। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट 5 साल इनके टोटली वेस्टेड थे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू मी। मतलब नॉन इश्यूज में उलझे रहे ये, और जो कर सकते थे विद दिस काइंड ऑफ मैंडेट, उन्होंने नहीं किया अकॉर्डिंग टू मी। आप में से अगर बीजेपी के फॉलोअर्स है तो शायद उनको बुरा लगे, लेकिन वापस मैं बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स को कोई पॉलिटिकल कलर होता नहीं है, सब सेम है। लेकिन पोस्ट कोविड एरा में बहुत अच्छा काम किया ये गवर्नमेंट ने। तो क्या क्या किया? सबसे पहले, आप मेरे से अग्री नहीं करोगे आप में से बहुत सारे लोग, लेकिन इंडिया के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इवैक्यूएटिंग द स्टेट। मतलब जो भी गवर्नमेंट के बिजनेसेस है, धीरे धीरे गवर्नमेंट के बिजनेसेस में गवर्नमेंट बाहर निकलेगी और प्राइवेटाइजेशन करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में से बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे। इसका मैं रीजन बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी आपने मीडिया में देखा होगा कि पेट्रोल प्राइसेस इतने हाई क्यों है। मतलब $147 पर बैरल था तभी पेट्रोल के प्राइसेस 60 थे, 65 थे। आज 105, 110 क्यों है इतना सस्ता क्रूड होने के बावजूद भी? सो बीजेपी भी उसका रीजन कुछ मतलब पॉलिटिकल गेन के लिए देती है। रियल रीजन मैं आपको बताता हूँ इसका क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स है इंडिया के, उनका अगर आपको समझता है तो बैलेंस शीट निकाल के देखिए, कितने ज्यादा एनपीएज है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। मतलब विजय माल्या को लोन दे देंगे, अनिल अंबानी को लोन दे देंगे, किसी को भी लोन दे देंगे विदाउट एनी प्रॉपर मतलब रीजनिंग, उससे डिफॉल्ट हो जाते हैं, एनपीए हो जाते हैं। और एवरी 2-3 इयर्स गवर्नमेंट पीएसयू बैंक्स में पैसा डालती है, खुद का कैपिटल डालती है। इसके लिए प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स चलते हैं। अगर गवर्नमेंट खुद का पैसा नहीं डालेगी तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं चल सकते। सो ये पैसा कहाँ से आता है? आपके और मेरे पॉकेट में से आता है, जीएसटी में से आता है, पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स गवर्नमेंट करती है उससे आता है। सो क्यों ना एचडीएफसी बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अगर अच्छे फ्री हैंड दिया जाए, और ये पीएससी बैंक्स मतलब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से गवर्नमेंट निकल जाए, तो कितना सारा पैसा बचेगा आप सोचिए। ऐसा हर एक सेक्टर में है। अननेसेसरी कोई भी सेक्टर में गवर्नमेंट के बिजनेसेस है, जैसे आईआरसीटीसी देखिए, वन ऑफ द एग्जांपल। कोई रीजन नहीं है आईआरसीटीसी में इंडियन गवर्नमेंट ने अपना बिजनेस करने का। सो ऐसे बिजनेस में से बाहर निकलना चाहिए, और कॉन्शियसली ये गवर्नमेंट बाहर निकल रही है। उसके रीजंस कोई भी हो, लेकिन अच्छी बात है। सेकंड, इंड्यूस कंपटीशन। जो शेतकरी आंदोलन चालू है, मतलब फार्मर्स प्रोटेस्ट चालू है, क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपटीशन इंड्यूस किया जा रहा है, और कंपटीशन जहां पे भी आएगा ना, वहां पे प्रॉस्पेरिटी होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, वापस इसमें कांग्रेस बीजेपी मत लाइए। 1991 में जब भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया गया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बीजेपी उसके अगेंस्ट थी, क्योंकि ऑफ कोर्स अपोजिशन में थे वो लोग, तो अपोजिशन करना था। सो क्यों? क्योंकि कंपटीशन इंड्यूस किया जा रहा था बाय एलपीजी डेलिबरेटली। आप देखिए आफ्टर 30 इयर्स ऑफ 1991 कितनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आई है।
आपके फादर से आप ज्यादा पैसे कमाते हो, क्योंकि 1991 में कंपटीशन इंड्यूस किया गया। दो गाड़ियां होती थी, अगर आप 1991 से पहले बॉर्न हो तो आपको पता होगा, प्रीमियर, पद्मिनी एंड एम्बेसडर। आज देखिए कितने चॉइसेस आपके सामने हैं, और ऑटो इंडस्ट्री ने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, आईटी इंडस्ट्री ने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है ड्यू टू कंपटीशन। सो एवरी सेक्टर में कंपटीशन इंड्यूस करने के लिए ये गवर्नमेंट काम करने वाली है, जो बहुत अच्छी बात है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इसका बहुत इम्पैक्ट होगा, मैं नेक्स्ट 2-3 स्लाइड में मैं बताऊंगा। फर्स्ट गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री, मतलब इसका जो पहले 5 साल का कार्यकाल है वो वैसे ही था जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट्स का था, इंक्लूडिंग कांग्रेस, बीजेपी। लेकिन ये गवर्नमेंट ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सप्लाई साइड पे काम करना चालू किया। सप्लाई साइड पे काम करना मतलब क्या होता है? प्रीवियस गवर्नमेंट्स क्या करती थी, सब्सिडी देती थी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए, सब्सिडी दे देती थी, फार्मर को सब्सिडी दे देगी, किसी को भी, मतलब सब्सिडी देंगे और इकोनॉमी चलाएंगे। इन्होंने क्या किया कि हम सब्सिडी किसको देंगे, तो जो प्रोडक्ट बना रहा है या फिर ऐसी चीज में पैसा डालेंगे जिससे प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। प्रीवियस गवर्नमेंट कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश करते थे सब्सिडी देके। ये गवर्नमेंट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा बाहर से बिजनेसेस यहाँ पे आने चाहिए। सो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जो काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर चाइना ने इन द ईयर 1995 से कंटिन्यूअसली काम किया, और विद इन नेक्स्ट 20 ईयर्स वहां से पूरी पॉवर्टी हट गई चाइना में से। तो ये गवर्नमेंट वही कर रही है सप्लाई साइड, और आई गेस नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगी इसको रिवर्स नहीं कर सकती है, कोई भी आने दो। सब्सिडी बर्डन, आप और अब मुझे ऐसे लगता है कि सब्सिडी बहुत देती है, पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी, फार्मर्स को सब्सिडी, उनको लोन वेवर, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। फ्रॉम 2005 टिल डेट एवरी गवर्नमेंट, फ्रॉम यूपीए 1 से लेके आज तक की एनडीए 2, जो सब्सिडी बर्डन था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो सब्सिडी में जो पैसा जाता था वही जा रहा है पीएलआई एंड एनआईपी स्कीम में। तो ये क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। सो मुझे ऐसे लगता है 6 ऐसे फैक्टर्स है जो आने वाले 10 साल में बहुत इंडिया के फेवर में काम करेंगे। सबसे पहला फैक्टर नंबर 1, इकोनॉमिक टर्म्स में मैं बोल रहा हूँ, मार्केट टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ। इकोनॉमी अच्छा क्यों चलेगी आने वाले 10 साल में, तो सबसे पहले फैक्टर नंबर 1, इंडिया में बेस्ट टैक्स रेट्स है। अगर आपको पता है, सितंबर 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। अगर आप कॉर्पोरेट्स में काम करते हो तो आप टैक्स भरते हो 35%, लेकिन वो जो कंपनी में आप जॉब करते हो वो टैक्स भरती है 25%। अगर नई कंपनी है, नया सेटअप है, तो 17% टैक्स भरती है। सो ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। सबसे बेस्ट टैक्स रेट है वर्ल्ड में। इसका फायदा क्या होता है, सो बाहर से बिजनेसेस यहाँ पे आते हैं, आने की गुंजाइश बढ़ती है। सो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो पैसा आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा, मार्केट ड्राइव होगा, मार्केट बढ़ेगा। फैक्टर नंबर 2, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया का ये है, इंडिया में बिजनेस करना बहुत टफ है, बहुत टफ है। इतने रेगुलेशंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनवायरमेंटल, अभी एनवायरमेंटल तो सब जगह पे है, लेकिन बहुत सारे लाइसेंसिंग होते हैं। सो इसके लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया में हमेशा कम रही। लेकिन फ्रॉम 2015 से लेके आज तक, अभी ये 2019 का डेटा है, सॉरी 2020 का, अभी हम 60 पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। कंसिडरेबल अच्छे ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो बाहर से आने वाली कंपनियों को ये एक इनविटेशन है जिससे जीडीपी बढ़ सकता है, मार्केट बढ़ सकता है। फैक्टर नंबर 3, जियो पॉलिटिकल रीसेट। कोरोना क्राइसिस ये इंडिया के इकोनॉमी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। कैसे, तो एक 1990 के बाद चाइना ने कॉन्शियसली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना चालू किया, सप्लाई साइड पे प्रोडक्शन अच्छा करने में चालू किया सोचना। इंडिया ने क्या किया वो टाइम पे, सर्विस इंडस्ट्री पे काम किया। सो आप देख सकते हो आईटी इंडस्ट्री, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडिया में बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अच्छा नहीं चलता है। लेकिन ये जियोपॉलिटिकल रीसेट में क्या हुआ है कि चाइना में
ऑल ओवर द वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है, मतलब चाइना ये हब है पूरे दुनिया का, मैन्युफैक्चरिंग हब था, अभी भी है। लेकिन क्या हुआ, कोरोना के क्राइसिस की वजह से लोगों का के मन में ऐसा है कि कोरोना चाइना के वजह से आया है, ऐसा लोगों को लगता है और मीडिया को लगता है। ट्रुथ मुझे भी पता नहीं और मेरा मीडिया पे भरोसा नहीं है इसके बारे में। तो लोगों को ऐसा जनरल फीलिंग है वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंडिया में, कि चाइना में कोरोना आया है और उसके वजह से पूरे हमें सफर करना पड़ा। लेकिन चाइना ये कोरोना क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए, जो भी फैसिलिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो तो चाइना में ही बिल्ड होता है। सो ऐसा डिपेंडेंस होना नहीं चाहिए, ऐसा वेस्टर्न वर्ल्ड में एक थॉट है। सो चाइना प्लस वन, ये आपने एक स्ट्रेटजी सुनी होगी। सो चाइना में भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और थोड़ा सा बाहर भी करेंगे, मतलब वियतनाम में करेंगे, बांग्लादेश में करेंगे, इंडिया में करेंगे, फिलीपींस में करेंगे, इंडोनेशिया में करेंगे। सो जहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वहां पे करेंगे, ऐसा वेस्टर्न वर्ल्ड सोच रहा है। सो उसका बेनिफिट इंडिया ले सकती है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने अच्छा काम किया इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो अकॉर्डिंग टू मी काफी ज्यादा बिजनेसेस चाइना से इंडिया में आ सकते हैं। अगर आप मार्केट में हो तो आपने देखा होगा स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रही है, केमिकल कंपनियां बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रही है, क्योंकि चाइना से बहुत ज्यादा बिजनेस इंडिया में आ रहा है ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रीसेट एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ चाइना। और इंडिया में ऑलरेडी केमिकल इंडस्ट्री एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा था। सो वैसे ही हर एक सेक्टर में हमें क्रिएट करना है। अगर कर पाई ये गवर्नमेंट तो चाइना से काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आएगा और नेक्स्ट 10 साल में आप देख सकते हो बहुत अच्छे ग्रोथ आपको दिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा इंडिया में, जैसे 1991 के बाद नेक्स्ट 30 इयर्स में आपको दिखा इंडिया में। और एक इंडिया को एडवांटेज है, क्यों मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बन सकता है आने वाले 10 साल में। सो ये ब्लू कलर की लाइन है ना, ये दिखाती है वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 18 टू 55 एज ग्रुप में कितने लोग इंडिया में है। और रेड कलर की लाइन दिखाती है 18 टू 55 एज ग्रुप में कितने लोग चाइना में है। सो इन द ईयर 2019 चाइना में नंबर ऑफ पीपल बिटवीन 18 टू 55 वो पीक आउट हो चुका है और ये डिक्लाइन होते जाएगा आने वाले टाइम में। और इंडिया में ये इंक्लाइन होते रहेगा, मतलब बढ़ते रहेगा नंबर ऑफ पीपल बिटवीन 18 टू 55 वर्किंग पॉपुलेशन टिल 2050। इसका फायदा कैसे होता है? सबसे पहले फायदा लेबर मिलता है, सस्ता लेबर मिलता है। आज चाइना में लेबर सस्ता नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। इंडिया में लेबर सस्ता है क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है। सेकेंड चीज, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके लिए कंज्यूमर चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 18 टू 55 एज ग्रुप के लोग ये कंज्यूमर होते हैं और वो बढ़ रहे हैं इंडिया में टिल 2050। सो ये बहुत अच्छा डेमोग्राफिक एडवांटेज है ओवर द चाइना। सो ये हो सकता है फैक्टर नंबर 3 आने वाले 10 साल के ग्लोरियस फ्यूचर का। फैक्टर नंबर 4, जरा मुझे आंसर दीजिए, माइक ऑन करके भी दे सकते हो या फिर चैट बॉक्स में भी दे सकते हो। आईआईटीएंस या आईआईएम्स ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस इंडिया में है। यहाँ से बहुत अच्छे इंजीनियर्स निकलते हैं, सीख के निकलते हैं, लेकिन जॉब करते हैं यूएस में, या फिर गूगल बनती है यूएस में, फेसबुक बनती है यूएस में, अमेजोन बनती है यूएस में। इनके सीईओज और इनमें जॉब करने वाले मोस्ट ऑफ द लोग टॉप मैनेजमेंट में इंडियन होते हैं। तो ये लोग अपने देश में अमेजोन क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? ये देश, ये इंटेलिजेंट लोग अगर चला सकते हैं गूगल, अमेजोन, फेसबुक जैसी कंपनियों को, तो यही कंपनियां इंडिया में क्यों नहीं बनती है? अगर किसी को आंसर पता है तो जरा चैट बॉक्स में डालिए या फिर माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। इंडिया में क्यों गूगल नहीं बनती है, क्यों फेसबुक नहीं बनती है, क्यों अमेजोन नहीं बनती है? अगर किसी को आंसर पता है तो चैट बॉक्स में डालिए, माइक ऑन करके भी बोल सकते हो और फिर या फिर नो बोल दीजिए। तो मैं बताता हूँ अकॉर्डिंग टू मी क्यों इंडिया में अमेजोन अब तक फॉर्म नहीं हुई, या गूगल क्यों नहीं बनी, माइक्रोसॉफ्ट क्यों नहीं बनी। Basically, this is Prasad. या प्रसाद,
ग्रोथ फैक्टर नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. यस, सो दिस इज द मेन रीजन. यस, बिहाइंड. करेक्ट, करेक्ट, यस, ग्रेट आंसर. एग्जैक्टली, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ. इंडिया में क्या हो रहा था मालूम है? लास्ट ऑलमोस्ट 75 ईयर्स में ये जो पाइपलाइन है ना, वैसी हमारी बैंकिंग सिस्टम हुआ करती थी, टोटली और कोई भी बिजनेस करने के लिए चाहिए कैश या फिर पैसा, जो कि इंडिया का हमेशा का प्रॉब्लम रहा है ड्यू टू वेरियस रीजंस. क्योंकि जब भी इंडिया 1947 के बाद जब भी इंडिपेंडेंट हुई तो ऑफ कोर्स पहले बिल्ड करनी थी कंट्री, और बहुत इंडिया की दशा अच्छी नहीं थी. सो फोकस गवर्नमेंट का अलग था. सो इसके वजह से बैंकिंग सिस्टम हमेशा कोरोनेटेड रही. सो कभी भी गवर्नमेंट को कोई भी बिजनेस चालू करना है या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो वो क्या करते थे? बैंक चालू कर देते थे, या स्टील प्लांट चालू कर देते थे, या कोई भी एयरलाइन चालू कर, कोई भी बिजनेस चालू करते थे. और बिजनेस के लिए लगेगा पैसा, और कहाँ से आएगा वो पैसा? तो गवर्नमेंट की बैंक लोन दे देगी. गवर्नमेंट की बैंक लोन देगी तो कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे ज्यादा एनपीए होते हैं, मतलब पैसा अटकता है, पैसा रिकवर नहीं होता है. सो बैंक्स की पोजीशन कभी भी इंडिया में अच्छी नहीं थी. बैंक का काम कॉर्पोरेट्स को लोन देना नहीं होता है, लेकिन वो इंडिया में करना पड़ता था क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं था. लेकिन फ्रॉम 1991 से लेके जो बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं, उसके वजह से करंटली इंडियन बैंकिंग सिस्टम काफी क्लीन हुई है, और आने वाले 10 साल में ऐसी हो जाएगी. सो कैपिटल फ्लो अच्छा होगा. सो आपने देखा होगा 2010 के बाद काफी ज्यादा स्टार्टअप्स आने लगे. वो स्टार्टअप्स पहले नहीं थे, 2010 के बाद आने लगे. आप देखिए, जोमेटो इंडिया में हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, बहुत सारे नाम ले सकते हो. एन नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इंडिया में है, क्योंकि कैश जनरेट करना इजी हो गया, कैश फ्लो मतलब कैश का मूवमेंट इजी हो गया. सो आईबीसी कोड, बैड बैंक, ये जो बजट में आया है, इससे बैंकिंग सिस्टम क्लीन होगा और धंधे के लिए पैसा आएगा. आज जो मार्केट ऊपर जा रहा है, एफआईआई फ्लो आ रहे, ये बैंकिंग सिस्टम अच्छे होने के एक इंडिकेशंस है, जिससे कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू फाइनेंस इंक्रीजेस ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम. बैंक का काम होता है आप और मेरे जैसे लोगों को होम लोन देना, कार लोन देना. बैंक का काम बिजनेसेस को लोन देना नहीं होता है. सो जोमेटो को कोई इंडियन बैंक ने पैसा नहीं दिया है, या छोटे छोटे स्टार्टअप्स, फ्लिपकार्ट को किसी इंडियन बैंक ने पैसा नहीं दिया है. सो पॉइंट है, बैंकिंग रिफॉर्म्स का बहुत अच्छा फायदा आने वाले 10 साल में मिलने वाला है. फैक्टर नंबर 5 जो मुझे लगता है बहुत अच्छा फैक्टर है, इंडिया के फेवर में आया है ड्यू टू कोरोना क्राइसिस, क्रूड ऑयल्स रेंज बिटवीन 40 टू 60. 1947 से क्या हुआ होते आया है अभी तक, हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है. सो हम देते हैं 3.5% लगान ईरान को. लगान देते हैं ईरान को, मतलब क्या है? क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और करना ही पड़ता है, और उसकी वैल्यू होती है इंडियन जीडीपी के अराउंड 3.5%. तो जीडीपी जितना उत्पन्न होता है, इजी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, जितना इनकम है उसमें से 3.5% तो ईरान को देना है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि विदाउट क्रूड तो इकोनॉमी चल नहीं सकती है. सो जितना प्राइस ये लो रहेगा बिटवीन 40 टू 60, करेंटली 75 है, लेकिन 75 का इतना बुरा असर नहीं होता है इंडियन इकोनॉमी पे. 40 टू 60 रहेगा ना, इंडियन इकोनॉमी बेस्ट चलती है. सो कितने तो मतलब 1% ड्रॉप इन क्रूड स्पेंडिंग रिफ्लेक्ट्स इनटू $30 बिलियन. सो जब भी 40 टू 60 के बीच में क्रूड ऑयल प्राइसेस रहेंगे, इंडिया का जो स्पेंड रहेगा जीडीपी का 2.5% होगा, $30 बिलियन बचेंगे. ये जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये जाएगा पीएलआई स्कीम में, पर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जिसमें कोई चेन्नई में बैठ के कोई प्लांट डाला हुआ है, उसके अकाउंट में पैसा जाएगा अकॉर्डिंग टू पीएलआई स्कीम. राजस्थान में किसी ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला है, उसके अकाउंट में पैसे जाएगा. इसके पहले गवर्नमेंट्स क्या करती थी? लोगों के अकाउंट में पैसा देती थी. अभी ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? अच्छा प्रोडक्शन करो, आपको हम कैश इंसेंटिव देंगे, स्ट्रेट कैश इंसेंटिव,
NIP प्रोग्राम क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। आने वाले 5 सालों में 111 लाख करोड़ जाने वाला है रोड प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में। सो ये ट्रांसफॉर्म होने वाली है इंडियन इकोनॉमी आने वाले टाइम में। इससे क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इनकम लेवल बढ़ेंगे, जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, मार्केट अच्छा रहेगा। और फैक्टर नंबर 6, कॉस्ट एफिशिएंसी जुगाड़ बाय इंडियन कॉर्पोरेट्स। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा होगा कि अरे मेरे बहुत सारे दोस्तों का जॉब चला गया, इतने लोग अनएम्प्लॉयड है, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म हो गई, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री खत्म हो गई ड्यू टू कोरोना, फिर इतने लोगों का जॉब जा रहा है तो मार्केट कैसे बढ़ रहा है? इसका रीजन है इंडियन लोगों का जुगाड़ूपन। सो वर्क फ्रॉम होम कल्चर हुआ है ना, उससे बहुत एफिशिएंसी बढ़ी है बहुत सारे कॉर्पोरेट्स की। अभी ये मैं बात कर रहा हूँ लिस्टेड कंपनियों की, मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा। मार्केट के रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं। सो मार्केट के रेफरेंस से जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ी वर्क फ्रॉम होम कल्चर से। क्योंकि देखिए, आप और मैं फर्स्ट लॉकडाउन से पहले 8 घंटा जॉब काम करते थे, 2 घंटा ट्रैवलिंग करते थे मोटा मोटी। आज वर्क फ्रॉम होम कल्चर में 12-13 घंटा आप काम कर रहे हो घर पे बैठ के, कहीं जा ही नहीं सकते हो आप, मतलब ट्रैवलिंग का टाइम बच रहा है, वो आप एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे कॉर्पोरेट्स की एफिशिएंसी बढ़ी। सो कॉर्पोरेट्स मतलब टॉप लिस्टेड कंपनी। फोर्स डिजिटलाइजेशन, बहुत खर्चा कम हुआ। पहले एग्जीक्यूटिव्स को ट्रैवल करना पड़ता था, टूर करना पड़ता था, कॉन्फ्रेंसेस होते थे, सब बंद है। सब खर्चा बन रहा है, सब डिजिटलाइज हो रहा है। सो इसके वजह से पैसे बच रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रियल डेटा बताना चाहता हूँ। ये फर्स्ट लॉकडाउन के बाद का डेटा है। ये डेटा वैसे ही आप ये क्वार्टर में भी देखोगे, लेकिन ये मैं आपको डेटा बताना चाह रहा हूँ Q2 ऑफ FY21, मतलब जुलाई टू सितंबर 2020 का डेटा है ये। जुलाई टू सितंबर 2020 आफ्टर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ऑफ 3 मंथ्स। आफ्टर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ऑफ 3 मंथ्स जनरल पब्लिक की नोशन क्या था कि मार्केट करेक्ट होने वाला है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट हुई है। एक्चुअल में क्या हुआ देखिए, लार्ज कैप सेल्स तो कम हुए, -6 थी क्योंकि सब बंदी था, लेकिन प्रॉफिट 10% से बढ़ गया। प्रॉफिट मार्जिन 8.3% से बढ़ी टॉप 50 कंपनियों की। फर्स्ट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट 3 मंथ्स की। मिड कैप कंपनियां, मतलब 101 नंबर से लेके 101 नंबर से लेके 250 नंबर की कंपनी इंडिया में लिस्टेड स्पेस में, मार्केट में लिस्टेड, 14% से सेल्स डी ग्रोथ, मतलब 14% से सेल कम हुआ है क्योंकि लॉकडाउन था, पूरा खुला नहीं था, कोई स्टेट्स में लॉकडाउन था, लोगों के इनकम अफेक्ट हुए थे। प्रॉफिटेबिलिटी 22% से बढ़ी है। पैट मार्जिन 54% से बढ़ी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनियां लेकिन लिस्टेड कंपनियां, सेल्स -7% क्योंकि लॉकडाउन था, प्रॉफिट 22.4% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 131.2%। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, सेल्स कम हुए लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि जो मैंने 6 रीजन दिए हैं वो इंडिया के फेवर में आ रहे हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। इसके वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर भी आपको बिलीव नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि सिर्फ ये पैसे प्रिंट हुए इसके वजह से आए हैं, लेकिन सही ये बात है, यूएस में बहुत ज्यादा पैसे प्रिंट हुए हैं लास्ट 1.5 साल में, लेकिन हर कंट्री में ये पैसे नहीं आए हैं। तो इंडिया के कॉम्पिटिटर कौन है? थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, कोरिया। सो अप्रैल मई जून क्वार्टर 2020 लॉकडाउन वाला क्वार्टर, उसके बाद का क्वार्टर, उसके बाद का ऐसे 5 क्वार्टर का मैं डेटा आपको बताता हूँ। यूएस और यूरोप में से कितना पैसा मार्केट में आया, तो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां पे सिर्फ पैसा आया है, पैसा आया है गया है, आया है गया है। लेकिन जो FIIs मतलब बाहर के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको भारत माता से कोई लगाव नहीं होता है,
उन्होंने एवरी क्वार्टर में पैसा इंडिया में डाला है। अभी ये जो FII बैठा हुआ है यूरोप में या फिर US में, उसको कोई लव हेट रिलेशनशिप नहीं है इंडिया के साथ, फिर भी क्यों पैसा डाल रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है उसको आने वाले टाइम में। ये प्रॉफिट क्यों देख रहा है? 6 पॉइंट के वजह से, ऊपर जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए। और इसके वजह से क्या हुआ है, निफ्टी 17,200, अभी लास्ट मंथ में, मैं जुलाई में मैंने ये वेबिनार किया था, तभी 15,800 था, लोग बोल रहे थे एक्सपेंसिव है। आज 17,200 है निफ्टी, 58,000 का सेंसेक्स है। ये रीजन है क्योंकि FII का पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है? फैक्टर 6 फैक्टर्स। अभी मार्केट करेक्शन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। पॉइंट ये है, इकोनॉमी चलनी चाहिए। अगर इकोनॉमी अच्छी चलेगी, जो चल रही है अभी चल रही है इन टर्म्स ऑफ लिस्टेड स्पेस में बोल रहा हूँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो लिस्टेड कंपनियों के रेफरेंस में आज का वेबिनार है, मार्केट के बारे में है, तो उसके बारे में ही बात करते हैं। सो अभी तक का सेशन कितने लोगों को कनेक्ट हो पा रहा है, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। इसके बाद में आपको 5 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे होता है, इकोनॉमी चलती है आने वाले 10 साल में, तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आपको कौन सी 5 चीजें करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है चैट बॉक्स में इंटरेस्टिंग डालिए, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो चैट बॉक्स में डिफिकल्ट डालिए। ग्रेट ग्रेट। सो आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे ना तो चैट बॉक्स में डाल के रखिए। सो एंड ऑफ द सेशन में आपको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। सो 5 सीक्रेट्स, आने वाले 10 साल जो ग्लोरियस 10 साल हो सकते हैं, अगर होते हैं तो उसका बेनिफिट लेने के लिए 5 सीक्रेट्स। सीक्रेट नंबर 1, जब भी आप इन्वेस्ट करोगे, सबसे पहले ध्यान में रखना, वैल्यूएशंस आर सुप्रीम। कौन सी चीज में पैसा डाल रहे हो, उसके वैल्यूएशंस कितने सस्ते हैं, उसकी समझ आपको होनी जरूरी है। पास्ट में अच्छे रिटर्न्स आए हैं, ये म्यूचुअल फंड स्कीम ने ये 5 साल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए हैं, इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। ये स्टॉक ने लास्ट 10 सालों में 5 सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इसलिए मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। ये प्रॉपर्टी में हमेशा अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, इसलिए मैं इन्वेस्ट करूंगा। ऐसी अगर आपकी सोच है, आने वाले 10 साल में इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगी, मार्केट अच्छा करेगा, आपका पोर्टफोलियो कभी अच्छा नहीं करेगा। सो वैल्यूएशन समझना जरूरी है। सो वैल्यूएशंस कैसे करते हैं वो सीखिए। अगर सीखने के बाद भी नहीं समझता है, एडवाइजर की सलाह दीजिए। अगर आपको ऐसे लगता है खुद का दिमाग लगा के आप आने वाले 10 साल में बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो, तो मैं वॉरेन बफे का एग्जांपल दूंगा, सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दूंगा आपको। दोनों वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन देयर फील्ड है। दोनों ने ऑलवेज अपने साथ कोच को रखा। वॉरेन बफे का कल बर्थडे था, सो उनके कोच चार्ली मंगर 96 ईयर्स ओल्ड है, आप पढ़ सकते हो। वैल्यूएशन समझिए और सस्ते वैल्यूएशन में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। सस्ते वैल्यूएशन में पैसा कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे अगर आप मिरर इन्वेस्टिंग करोगे। मिरर इन्वेस्टिंग का मतलब होता है पास्ट रिटर्न देखिए। सो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो म्यूचुअल फंड के बारे में बात करता हूँ। सेम अप्लाइज टू एवरी गोल्ड, रियल एस्टेट, एवरी शेयर्स। पास्ट में देख के रिटर्न्स, पास्ट में देख के इन्वेस्ट करने का परिणाम देखिए। इन द ईयर दिसंबर 2007, जब भी इंडिया की सबसे बड़ी बुल रन थी इंडियन मार्केट्स में, ये 10 स्कीम्स थे अकॉर्डिंग टू पास्ट 3 इयर्स, सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाली अकॉर्डिंग टू पास्ट 3 इयर्स ये 10 स्कीम्स थी। रिटर्न्स देखिए पास्ट 3 साल के, फ्रॉम दिसंबर 2004 टू दिसंबर 2007। अगर आपने पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट किया होता यही स्कीम्स में, नेक्स्ट 3 इयर्स में रिटर्न देखिए इनके। और रिटर्न्स वाइज नंबर 1 की स्कीम बन गई 91, नंबर 2 की बन गई 58। सो आप देख सकते हो पास्ट डज नॉट गारंटी यू फ्यूचर। सेम देखते हैं हम अभी 2017 में, दिसंबर 2017 में, इसमें से काफी सारी स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में होगी।
ये टॉप 10 स्कीम्स थे दिसंबर 2017 में। आपने पास्ट रिटर्न देखे, इन्वेस्ट कर दिया नेक्स्ट 2 साल में टिल दिसंबर 2019। उसके बाद तो मार्केट ने अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन दिसंबर 2019 यही स्कीम नंबर 1 की एसबीआई स्मॉल कैप बन गई 135, नंबर 2 की एल&टी इमर्जिंग बन गई 149। सो पॉइंट मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, वैल्यूएशन समझिए। खाली पास्ट रिटर्न्स अच्छे हैं इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना है। क्या एसबीआई स्मॉल कैप फंड करंटली सस्ता है तो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या निप्पॉन स्मॉल कैप फंड करंटली सस्ता है तो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये समझना जरूरी है। सीक्रेट नंबर 2, अगर आपको अच्छे रिटर्न बनाने हैं आने वाले 10 साल में, अगर आपको ऐसे लगता है पूरा इक्विटी मार्केट में पैसा डालूंगा तो बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, सो ये आपका एक बड़ा मिथ है मन में। लास्ट 20 इयर्स का डेटा मैं बताता हूँ। यहाँ पे लास्ट 20 इयर्स का डेटा है। ये एवरेज रिटर्न्स है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये रिटर्न्स पाने के लिए आपने कितने परसेंट की रिस्क ली, ये दिखा रहा है। और ऊपर जो ये लिखा हुआ है, ये कितना पैसा आपने एफडी में डाला, डेट मतलब फिक्स्ड इनकम में डाला, और कितना पैसा आपने इक्विटी मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में डाला। तो आप देख सकते हो 100% आप इक्विटी में होते तो मार्केट तो बहुत अच्छा चला है लास्ट 20 सालों में, आपके रिटर्न होते 18.5% और रिस्क ली होती आपने 26% की। लेकिन अगर आपने 30% फिक्स्ड इनकम में डाले होते और 70% आपने इक्विटी रिलेटेड फंड्स या इक्विटी में डाले होते, तो आपके रिटर्न्स होते 88% और आपने रिस्क ली होती 22% की। सो कंसीडरेबल 4% की कम रिस्क लेके आपके रिटर्न सिर्फ सफर हो रहे 0.5%। सो प्रॉब्लम क्या है, लोग इसके लिए जाते हैं 100% इक्विटी, म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो पूरे इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देंगे। इससे क्या होता है, मार्केट जिगजैग होता है, जब भी डाउनवर्ड मूवमेंट आता है ना तो ये लोग बेच देते हैं और एक्चुअल में कभी 18.5% रिटर्न्स उनको मिलते ही नहीं है। अगर ऐसा आप रखोगे या 50-50 रखोगे तो आपका जो जर्नी है वो स्मूथ रहेगा और आप ज्यादा टाइम तक ये पैसा रखोगे और रियलिटी में आपको उतने रिटर्न्स मिलेंगे। सो असेट अलोकेशन इंपॉर्टेंट है, विदाउट असेट अलोकेशन ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग रिपीटेड अटेंड करते हैं तो उनको ये एग्जांपल पता होगा। सो जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ असेट एलोकेशन कैसा बेनिफिट करता है। अमर अकबर एंथनी 3 इन्वेस्टर्स 13 फरवरी 2020, जब भी नरेंद्र मोदी जी को भी पता नहीं था कि इंडिया में कोरोना का इतना बड़ा कहर होने वाला है, ना आपको ना मुझे पता था। सो अमर ने, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर था, लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे बनते हैं, ऐसी लोगों की सोच होती है। सो 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया आदित्य बिरला इक्विटी फंड में, जिसका नाम अभी फ्लेक्सी कैप फंड है। निफ्टी लेवल्स थे 12,174। अकबर जो है वो थोड़ा कंजर्वेटिव था, उसको पता था कि असेट अलोकेशन में अच्छे फायदा होता है। सो 50,000 आदित्य बिरला इक्विटी फंड, 50,000 फिक्स डिपॉजिट। एंथनी ने भी यही कर दिया, 50-50 कर दिया। अभी सडनली नेक्स्ट 40 डेज में मार्केट डाउन बाय 37% ऑन द कंसर्न्स ऑफ लॉकडाउन। 23 मार्च निफ्टी 7610 आउट ऑफ द ब्लू मून। तो पूरा पूरा इक्विटी में अमर का पैसा हो गया 39% डाउन। मतलब इमेजिन कीजिए आप अमर के जगह पे होते, फेब्रुआरी में आपने इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपया, 40 दिन में उसका 61,000 हुआ। ऐसा अगर आपके साथ होता है, इमेजिन कीजिए आप क्या इसको, ये पैसे को रखोगे या रिडीम कर दोगे। 99% लोग रिडीम कर देंगे, नहीं बाबा 7,600 का निफ्टी अभी 6,000 हो जाएगा तो और नुकसान हो जाएगा, ये सोच के। अकबर ठीक है 80,000 का पोर्टफोलियो हुआ क्योंकि 50% इक्विटी में था। सो मालूम है इक्विटी मार्केट में पैसा डालता हूँ तो ऊपर नीचे होता है, तो 20% ये बेरेबल लॉस हो सकता है, 40% लॉस ये बेरेबल लॉस मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं होता है। एंथनी जो होता है ना वो और होशियार था, उसने क्या किया, 50-50% असेट अलोकेशन करने वाला हो ना, सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम 50-50%। सो जो डेट में पैसा 50,000 था उसमें से 10,000 रुपए निकाले उसने, और जब भी 23 मार्च आया 10,000 रुपए सस्ते मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। इसको बोलते हैं असेट अलोकेशन। सो उसका भी पोर्टफोलियो 80,000 ही था, लेकिन कमाल हो गया आने वाले 8 महीनों में। 24 जनवरी 2021 में निफ्टी हो गया 14,238, एक साल में हो गया 16.95% के रिटर्न्स।
जिसका पूरा पैसा इक्विटी में था, अमर 14% के रिटर्न्स, निफ्टी से 3% कम। और जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के पीछे दौड़ते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू मी नहीं करना चाहिए इंडिया में। एंथनी 18% के रिटर्न्स, रिस्क कितनी ली है उसने, सिर्फ 50% की, और रिटर्न्स पा रहा है निफ्टी से 2-2.5% ज्यादा, क्योंकि असेट अलोकेशन किया है, रीअलोकेशन किया है। सो इम्पोर्टेंस समझिए एसेट अलोकेशन का, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। सीक्रेट नंबर 3, सीक्रेट नंबर 3, 4, 5 बताने से पहले जरा चैट बॉक्स में फीडबैक डालिए, जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है क्या, इंटरेस्टिंग लग रही है क्या? अगर इंटरेस्टिंग लग रही है चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। पीरू रोशन भंडारकर जी ने कहा है, कैसे पता चलेगा कौन सा सस्ता म्यूचुअल फंड है? आपको एडवाइजर की सलाह लेनी पड़ेगी या फिर आपको खुद को पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी तक का सेशन कैसे लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है? चैट बॉक्स में डालिए। यस, सीक्रेट नंबर 3, आने वाले 10 साल का सबसे बेस्ट फायदा आपको लेना है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड। इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड तो मार्केट कैप असेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। समझना पड़ेगा मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलता है। वो जमाना चला गया जहां पे आप कोई भी एक फंड में, HDFC टॉप 100 में SIP चालू करो, उसको देखो ही मत, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। SBI स्मॉल कैप में SIP चालू करो, बहुत टाइम तक रखो, बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। वो जमाना चला गया है, मार्केट साइकिल्स में चल रहा है ड्यू टू सेबी के कुछ रेगुलेशंस है, अलग अलग फैक्टर्स है। सो फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 2017 में अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया होता लार्ज कैप फंड्स में, तो टिल द टाइम नवंबर 2020 उसके हो गए 124 रुपए। अगर आपने मिड कैप फंड में, HDFC मिड कैप में इन्वेस्ट किया होता, मैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग 100 रुपीज इन्वेस्ट किए होते HDFC मिड कैप फंड में, तो उसके हो जाते टिल नवंबर 2020 92 रुपीज। और अगर SBI स्मॉल कैप में 100 रुपीज आपने दिसंबर 2017 में डाले होते तो उसके हो गए होते 70 रुपीज। सो ये टाइम पे आपको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए था, ये टाइम पे आपको स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए था। फिर देखिए नवंबर 2020 से लेके आज तक स्मॉल और मिड कैप में कितनी बड़ी रैली हुई है और लार्ज कैप में कितनी रैली हुई है। सो ये इम्पोर्टेंट है, आपके पोर्टफोलियो में कितना पैसा मिड में जा रहा है, कितना पैसा स्मॉल में जा रहा है। इससे आप आपके जो रिटर्न्स है, जो आपको चाहिए, सबको चाहिए, वो आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। पैसिव इन्वेस्टिंग करके आपको बहुत अच्छे रिटर्न जो आप पास्ट में देखते हो, आने वाले टाइम में वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है पैसिव इन्वेस्टिंग करके। सो ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सेम डेटा है एक्चुअली। सीक्रेट नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट साइकिल्स। आपको समझना पड़ेगा मार्केट साइकिल्स में चलता है। अभी बहुत सारे लोगों को IT रिलेटेड फंड्स में इन्वेस्ट करना है, IT स्टॉक्स में करना है, फार्मा स्टॉक्स में करना है, मेटल स्टॉक्स में करना है इन्वेस्ट, क्योंकि मेटल स्टॉक्स अच्छे चले हैं लास्ट से 1 साल में, IT स्टॉक्स अच्छे चले हैं लास्ट 1 साल में, फार्मा स्टॉक्स अच्छे चले हैं लास्ट 1 साल में। सो मैं आपको एक कुछ डेटा बताना चाहता हूँ। 2010 से लेके 2019 का ये डेटा है। ये जो कलर फील्ड्स है ना, तो वो कौन सा सेक्टर ने कितना रिटर्न दिया। सो यहाँ पे देखिए लाइट 2010 देखिए, लाइट ब्लू कलर मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल, ग्रीन मतलब ऑटो, वॉयलेट मतलब हेल्थ केयर। सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कैलेंडर ईयर में किसने कितने रिटर्न्स दिए। सो अकॉर्डिंग टू मी फार्मा में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे बेस्ट पीरियड था 2016, 17, 18, 19। ये 4 साल में आपने फार्मा फंड में SIP की होती या फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता, तो एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स आपको 2020 मार्च के बाद मिल जाते। लेकिन लोगों ने क्या किया 2015, 16, 17, 19 में कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसमें रिटर्न्स ज्यादा थे।
सो इसमें रिटर्न्स कुछ भी नहीं बने, टोटली अंडर परफॉर्म किया 2020-21 में। सो पॉइंट है सेक्टर रोटेशन होते रहेगा। सो अगर आप सोचते हो आईटी और फार्मा में इन्वेस्ट करके, स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आने वाले हैं आने वाले 2-3 साल के। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मुझे लगता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस में अच्छे रिटर्न्स आएंगे आने वाले टाइम में, ऑटो सेक्टर में अच्छे रिटर्न्स आएंगे। सो ये आपको मार्केट साइकिल समझने पड़ेंगे। सेम वे मार्केट साइकिल की तरह होता है, कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो। लोग गोल्ड में कभी इन्वेस्ट करते हैं, 2010-11 में देखिए। वन सेक, जरा कलाकारी बंद करता हूँ, किसी की चालू हो गई है। यस, सो 2010-11 में लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना था क्योंकि बेस्ट रिटर्न्स मिले थे। उसके बाद देखिए 2013, 14, 15, 16 वर्स्ट परफॉर्मर गोल्ड, और रिटर्न आते आते 2017-18 आ गया। सो पॉइंट है, पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, वैल्यू कहाँ पे जनरेट हो रहा है। सो आज आने वाला ये लास्ट 1.5-2 साल में देखिए, लास्ट 1.5 साल में स्मॉल और मिड कैप ने कितने रिटर्न दिए। रीजन देखिए, 18-19 में अंडर परफॉर्मर, सबसे वर्स्ट परफॉर्मर, परफॉर्मेंस आया 2020-21 में। सो जिन्होंने इन्वेस्ट किए मिड स्मॉल कैप में, रिटर्न जनरेट हो गए 22-23 में। सो पॉइंट है कि समझना पड़ेगा आपको, मार्केट साइकिल्स में चलता है। सीक्रेट नंबर 5, विदाउट अ फाइनेंशियल प्लान, आपको अगर नहीं पता कि आप जो स्टॉक में पैसा डाल रहे हो, जो म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा डाल रहे हो, वो आपको कौन से गोल के लिए काम में आने वाला है, ऐसा आपका रिटर्न डाउन प्लान नहीं है एक्सेल में या फिर कागज पे, आपको वो फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले प्लान बनाइए, आपको कौन से एज पे रिटायर होना है, उसके लिए कितना पैसा लगने वाला है, फिर उसको अचीव करने के लिए मुझे आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर वो मैं कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन आता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं, कौन सा स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करूं, कितने रिटर्न जनरेट होंगे। उनको क्वेश्चन पूछना चाहिए, रिटायरमेंट के लिए मुझे कौन सी बेस्ट स्कीम है, और रिटायरमेंट के लिए मुझे कौन सा फंड, मतलब कितना फंड अरेंज करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फाइनेंशियल प्लान बनाइए। विदाउट फाइनेंशियल प्लान कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक आपको कुछ भी आपके फाइनेंशियल लाइफ में चेंज नहीं ला सकता है। आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। अभी आपके मैं 5 मिनट लेने वाला हूँ, ये जो सब चीजें आपने सुनी वो आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो उसके लिए। आपका आज का सेशन आपको वैल्यूएबल लगा है तो चैट बॉक्स में डालिए वैल्यूएबल। अगर आज का सेशन आपको समझने के लिए डिफिकल्ट लगा है, चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। उसके बाद में सिर्फ आपके 5 मिनट लेने वाला हूँ। आप क्वेश्चन डालते जाइए, मैं 5 मिनट के बाद आंसर करने वाला हूँ। सर व्हाई वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड एज यू सेड। यस संजीव जी, आपको आंसर देता हूँ। एज रिस्क इज लेस इन इंडेक्स फंड इन द लॉन्ग टर्म, सो व्हाई शुड नॉट। ये बहुत बड़ा मिथ है, इंडेक्स फंड में रिस्क कम होती है। मैं आपको 5 मिनट के बाद आंसर दूंगा इसका। अरे यार, ये जरा इसको बैन कर देते हैं, स्पैमर को। ठीक है, चला गया। सो डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, विनय जी, सुदीप जी, डिफिकल्ट। ओके, सो ये सब चीजें आपने सुनी, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए यहाँ पे। हाउ डू यू नो द साइकिल ऑफ द इंडस्ट्री, सर भेल इज गुड बाइंग एट दिस प्राइस। सो इसके ऊपर मेरा एक वर्कशॉप है, द बिलीनियर प्लेबुक। आपको सोच बिलीनियर लोगों जैसे आप बनोगे ना, तो ही आप चेंजेस ला सकते हो लाइफ, मतलब आपके फाइनेंशियल लाइफ में। 13, 14, 15 सितंबर को ये मेरा वर्कशॉप है, जिसमें आपको बिलीनियर लोगों की सोच कैसे होती है, जैसे कि वैल्यूएशंस। आप और मैं सोचते हैं कि कितने रिटर्न्स मुझे मिलेंगे, ये प्रॉपर्टी में पैसा डालूंगा कितने रिटर्न मिलेंगे, ये शेयर में पैसा डालूंगा कितने रिटर्न मिल सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड में डालूंगा कितने रिटर्न मिल सकते हैं। बिलीनियर लोग पहले सोचते हैं कि ये शेयर में पैसा डालूंगा लेकिन इसका वैल्यूएशन कितना मेरे फेवर में है, ये प्रॉपर्टी में पैसा मैं डालूंगा लेकिन ये प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं और वो मेरे फेवर में है क्या।
सेकेंड चीज वो लोग सोचते हैं हमेशा कि जब भी मैं इन्वेस्ट करूंगा, अगर मैं 15 साल वो प्रॉपर्टी रखने वाला हूँ, 15 साल के बाद मेरे टैक्स सेक्शन के ऊपर उसका इम्पैक्ट कैसा आएगा, उसका कैलकुलेशन डे 1 पे होता है। सो आप खुद को पूछिए, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो क्या आपने ये कैलकुलेशन किया है। थर्ड चीज, अगर मैं कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, कोई भी मतलब चीज में, रियल एस्टेट में, क्या 15 साल के बाद वो बिकने वाली है। अभी बहुत सारे लोगों ने पुणे में फ्लैट लेके रखा है ड्यू टू आईटी बूम वगैरह, अभी बिक नहीं रहा है। रीजन ये आ गया अपना वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया, रेंट पे नहीं जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया, तो नुकसान तो आपका ही हुआ। सो ये सोच होती है बिलीनियर लोगों की। ये सिखाऊंगा मैं आपको 3 घंटे में, एक एक घंटा एवरी डे, 13, 14, 15 सितंबर। सो आप में से कितने लोगों को ये वर्कशॉप सीखने में इंटरेस्ट है। इसमें क्या क्या सीखेंगे, तो हाउ टू प्रोटेक्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, रियल एस्टेट पोर्टफोलियो, इक्विटी शेयर्स पोर्टफोलियो, प्रोटेक्टिंग योर गोल्ड इन्वेस्टमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे बाय किया जाता है, जो कि मुझे लगता है बहुत गलत तरीके से बाय किया जाता है। अरे ये कौन है, ये बैन करना पड़ेगा इसको। यस, बैन कर दिया। पूर्णिमा जी इग्नोर कीजिए, स्पैमर था, निकाल दिया इसको। सो लाइफ इंश्योरेंस कैसे लिया जाता है, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट सीक्रेट जो 99% लोगों को नहीं पता होते हैं। आप ऑल सीजन्स पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, जैसे कि अभी किसी ने क्वेश्चन मुझे पूछा कि इंडेक्स फंड्स क्यों अच्छे नहीं है। तो ऑल सीजन पोर्टफोलियो आप अगर बना पाओ जिससे आपका डाउनसाइड प्रोटेक्ट है, अपसाइड अच्छा लगे होगा, तो मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड में आप अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो आपके रिटर्न्स के साथ। और डिटेल में आंसर दूंगा। टाइम ऑप्टिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बाय अल्ट्रा रिच एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, ये आपको सिखाने वाला हूँ सब, ये द बिलियनियर प्लेबुक में। सो आप में से कितने लोगों को ये वेबिनार, ये वर्कशॉप 3 दिन का अटेंड करने में इंटरेस्ट है, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। अभी मैं इसकी नॉर्मल फीस बताता हूँ। नॉर्मल फीस के बाद इसके साथ क्या क्या आपको और 8 बोनसेस मिलेंगे वो मैं बताऊंगा। एंड ऑफ द सेशन में मैं 15 मिनट्स का एक विंडो रखूंगा जिसमें मैं आपको लिंक दूंगा। वो लिंक पे अगर आप पे करोगे फीस ये वेबिनार का तो और डिस्काउंट मिलेगा। सो कितना डिस्काउंट है, एंड ऑफ द सेशन तक रुकिए। नॉर्मल फीस है 2999 ये वर्कशॉप की, जिसमें ये क्या क्या मिलेगा, 8 बोनसेस। फर्स्ट बोनस, सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ। अगर आपको हैप्पी बनना है ना लाइफ में, पहली चीज आपको डेट फ्री, कर्जा मुक्त बनना पड़ेगा। विथ कर्जा आप ज्यादा HDFC बैंक को रीच बनाओगे, ICICI बैंक को रीच बनाओगे। खुद को रीच बनने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप कितना इंटरेस्ट में पैसा भरते हो। वही इंटरेस्ट का पैसा अगर आप खुद के लिए इन्वेस्ट करो, नेक्स्ट 5 साल में आपका लाइफ फाइनेंशियली अबंडेंट हो सकता है। सो ये आपको सीखने मिलेगा, सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ, 27, 28, 29 सितंबर को, सेम फीस में। बोनस नंबर 2, अगर आप में इच्छा है कि अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए, तो अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आपको सीखने मिलेगा 11, 12, 13 अक्टूबर, सेम जूम क्लास में। ये जो वर्कशॉप है द बिलियनियर, जिसके बारे में मैंने बताया, जो कि 13, 14, 15 सितंबर को होगा, इसके साथ में काफी कैलकुलेटर्स देता हूँ। रिटायरमेंट कैलकुलेटर, बाय वर्सेस रेंट कैलकुलेटर, अराउंड 7,000 रुपीज के ये कैलकुलेटर्स है। अभी इसमें मैंने नए एडिशंस किए हैं, जैसे कि मार्केट वैल्यूएशन कैलकुलेटर। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है अभी मार्केट सस्ता है, अभी एक्सपेंसिव है। सो एक्सपेंसिव सस्ता ये नंबर टर्म्स में कैसे पता चले, वो कैलकुलेटर से कोई भी निकाल सकता है। बोनस नंबर 5, जैसे ये सेशन का स्टार्टिंग पॉइंट था कि 2-3 स्लाइड्स इकोनॉमिक्स के ऊपर थी। सो डिटेल में करंट मंथ में क्या सिचुएशन है इकोनॉमिकल कंडीशन की, इसका मार्केट आउटलुक सेशन होता है सेकेंड वीक ऑफ ट्यूसडे, जो कि ये ट्यूसडे को होगा आने वाले, जो मैं कंडक्ट करता हूँ।
वो समझ के आप इन्वेस्ट करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल होने वाली है। सो ये अटेंड कर सकते हो 12 सेशंस, क्योंकि 2999 ये फीस 1 साल के लिए वैलिड है। बोनस नंबर 6, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज। बाहर से कोई एक्सपर्ट को मैं बुलाऊंगा और नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि ये मंथ में एक ऐसा प्रोडक्ट मैं इसमें एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज में बताने वाला हूँ, जिसमें गारंटीड आपको 9 to 10% मिल सकते हैं। ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, ये आरबीआई रेगुलेटेड P2P लेंडिंग के ये है, P2P लेंडिंग है, जिसमें आप गारंटी 9 to 10% बना सकते हो। तो इसके ऊपर ये मंथ में नॉलेज सीरीज होगा, ऐसे 4 अटेंड कर सकते हो, क्योंकि क्वार्टरली वंस होता है। अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का एक ग्रुप है, क्लोज ग्रुप है एफबी का, जिसमें अलग अलग आइडियाज मैं शेयर करता हूँ एज एंड व्हेन कम्स, जो सीएनबीसी पे डिस्कस नहीं होते, इकोनॉमिक टाइम्स में डिस्कस नहीं होते, 2-3 साल के बाद होंगे। जैसे वन ऑफ द आइडिया मैंने आपको बताया कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स में आप देख सकते हो। 8th बोनस है स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज। आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। जैसे किसी ने मुझे पूछा था कि इंडेक्स फंड्स में क्यों नहीं करना चाहिए। सो आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनोगे तो इंडेक्स फंड से बेटर आपको कॉम्बिनेशन आपको एक समझेगा। सो ये होते हैं ऐसे 12 सेशन एवरी मंथ होते हैं, वो आपको 12 सेशन अटेंड करने मिलेंगे 2999 में। सो 3 वर्कशॉप्स, टूल किट्स, क्लोज ग्रुप मेंबरशिप, मार्केट आउटलुक सेशन 12, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज 4 और स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज 12, ऐसे टोटल 26,000 की वैल्यू आपको मिलने वाली है 2999 में। सो कितने लोग इंटरेस्टेड है ये अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए 1 साल की मेंबरशिप के लिए? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डिस्काउंट और बताने वाला हूँ। 2999 में और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, और ये फीस रहेंगी ऐसी कि आप वीकेंड में खरीदी कर नॉर्मल स्पेंड करते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आपने स्पेंड कर दी एक वीकेंड कॉम्प्रोमाइज करके, तो आपका फाइनेंशियल लाइफ एस्टोनिशिंगली चेंज हो सकता है। इसके बारे में मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। सो कितने लोग इंटरेस्टेड है ये अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का पार्ट बनने में? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड है। सो पहले लिंक दे देता हूं मैं। सो चैट बॉक्स में मैंने रेजर पे के और इंस्टामोजो के पेमेंट लिंक्स डाले हैं। विल प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन। यस, ये जो फेसबुक का ग्रुप होता है ना, इस पे होते हैं रिकॉर्डिंग सब सेशंस के, जो क्लोज ग्रुप है। सो नेक्स्ट 15 मिनट्स में अगर आपको अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का 1 ईयर का मेंबरशिप लेना है, तो आपको सिर्फ 1999 भरना है, 2000 रुपीज, जिसका लिंक्स मैंने चैट बॉक्स में दिए हुए हैं। सो वो लिंक एक्टिव रहेंगे नेक्स्ट 15 मिनट्स तक। उसके ऊपर क्लिक करके आप पे करके ये कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। जैसे ही आप कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स आपको मेरे पर्सनल मोबाइल से क्लोज ग्रुप एफबी के लिंक आ जाएंगे, प्लस मेरा जो नंबर से आपको लिंक आएंगे वो आपके फोन बुक में सेव कर देना, क्योंकि वहां से जो भी पेड वेबिनार्स और वर्कशॉप्स होते हैं उसके लिंक्स आपको आते हैं। अगर आपने सेव नहीं किया मेरा नंबर, तो आपको पेड वर्कशॉप के लिंक्स नहीं आएंगे। सो सेव कर दीजिए अगर आपने पे कर दिया है तो। सो क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। आज के सेशन इंडेक्स फंड्स के ऊपर क्वेश्चन था। सो वो है क्या, मतलब जिन्होंने क्वेश्चन मुझे पूछा था, हाँ संजीव जी है। वाई इंडेक्स फंड? सो इंडेक्स फंड ये इंडिया के लिए नहीं है, ये यूएस का थियरी है। क्यों? देखिए मार्केट कितना जनरली रिटर्न देता है, जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन प्लस 1-2%। सो यूएस की जीडीपी ग्रोथ है, मान के चलिए एवरेज 2-3%, इन्फ्लेशन है 1-2%, उसके ऊपर 1-2%, सो 5-6% रिटर्न मिलते हैं यूएस में। सो 5-6% के लिए मैं म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशो भरूंगा, जो कि अराउंड 1.5-2% है। इंडिया में बहुत कम है, यूएस में ज्यादा है। प्लस ट्रांजैक्शन फीस वहां पे टैक्सेशन भरूंगा। सो मेरे हाथ में क्या आएगा? सो मुझे कहीं ना कहीं कॉस्ट बचानी है, तो कॉस्ट बचाने के लिए मैं फंड मैनेजमेंट फीस बचाऊंगा, जो 1.5-2% है यूएस में, इंडिया में कम है। सो मेरा 2% वहां पे बचता है, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न वहां पे 5-6% ही है। इंडिया में
एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको 11-12% है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे 6-7% है, इन्फ्लेशन 5% है, सो 11-12% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इंडिया ये इकोनॉमी जो है ना वो मैच्योर्ड इकोनॉमी नहीं है। सो मैच्योर्ड इकोनॉमी, इंडिया में इन्वेस्ट कितने लोग करते हैं मार्केट में? 2%। आउट ऑफ 139 करोड़ पॉपुलेशन 2%, वो भी उसमें म्यूचुअल फंड वाले बहुत ज्यादा है। सो एफिशिएंट मार्केट नहीं है इंडिया में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, आज भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है 17,200 के लेवल पे। सो अगर सही से एक 5 फिंगर स्ट्रेटेजी है मेरी, जो मैं सिखाता हूँ, द हैप्पी रिच एक्शन प्लान का जो वर्कशॉप है, जिसमें अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, उसमें मैं सिखाता हूँ कि 5 फिंगर स्ट्रेटेजी से आप कैसे एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो इन्वेस्ट करोगे ना, इंडेक्स फंड से कहीं ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, डाउन साइड कहीं ज्यादा आपकी प्रोटेक्ट होगी। सो क्यों आपको ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट करनी है जो नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स में आने वाली है एक्सेसिव रिटर्न्स पाने की? इंडेक्स फंड में आपके रिटर्न सबड्यूड ही रहेंगे, हमेशा सबड्यूड। सेकेंड रीजन मैं आपको बताता हूँ, अगर निफ्टी 100 का मैं इंडेक्स फंड लेता हूँ, मेरा प्रॉब्लम है निफ्टी 100 में यस बैंक भी आता है। यस बैंक ये टोटली फेल्ड बिजनेस है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। आप में से किसी ने यस बैंक में पैसे डाले हुए हैं, तुरंत पहली फुर्सत में मंडे को बेच दीजिए, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन टॉप 100 में आता है, सो इंडेक्स फंड में आएगा। सो अननेसेसरी मेरा पैसा क्यों मुझे यस बैंक में डालना है? ऐसी बहुत सारी इनएफिशिएंट कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी इनएफिशिएंट कंपनियां टॉप 100 में आती है, मुझे नहीं डालना है उसमें पैसा। फिर भी आपको इंडेक्स फंड में डालना है, पैसे बचाने हैं फंड मैनेजमेंट फीस के, मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्वांट फंड में डालिए पैसे। आईसीआईसीआई का क्वांट फंड है, जिसमें सेम आपका पैसे बचेंगे फंड मैनेजमेंट फीस, और ये जो इनएफिशिएंट कंपनियां होती है ना, यस बैंक और बहुत सारी, वो निकल जाएंगे और अच्छे कंपनियों में उसमें पैसा जाएगा। सो वो आप देख सकते हो, फंड मैनेजमेंट फीस बचा सकते हो क्वांट फंड में इन्वेस्ट करके। सो आई होप आपको मेरे क्वेश्चन से आपको सेटिस्फेक्शन हुआ रहेगा। और भी कुछ क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस? भेल के बारे में मुझे पूछा था किसी ने, सो मुझे आइडिया नहीं है, भेल में एक्चुअली ट्रैक ही नहीं करता हूँ। गुड आफ्टरनून सर। यस, सर कोई एक स्टॉक या सेक्टर है जिसमें अभी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो मल्टीबैगर फ्यूचर में बनेगा छोटा सा? मेरे डायरेक्ट स्टॉक्स में कौन से इन्वेस्टमेंट है वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मल्टी बैगर कौन सा बन सकता है वो किसी को पता ही नहीं है। अगर पता होता तो मैं सब मेरे म्यूचुअल फंड्स और एफडी निकाल के उसमें डाल देता। सो मेरी इन्वेस्टमेंट है आईआरसीटीसी में। लॉजिक सिंपल है, आईआरसीटीसी के पास मोट है। पहली बात तो गवर्नमेंट ने रुका के रखा है, कोई भी रेलवे के टिकट बेच नहीं सकता है एक्सेप्ट आईआरसीटीसी। सो आईपीओ में आया हुआ शेयर है। कैम्स है मेरे पास, और रूट मोबाइल है, और अभी एक मैंने गैब्रियल इंडस्ट्री नाम का एक स्टॉक लिया है, उसको आप देख सकते हो। अच्छा, जोमेटो है, जोमेटो आया है मेरे पास, और जोमेटो के बारे में मुझे थोड़ा डाइसी है, सो मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करूंगा उसको और डिसाइड करूंगा। मैं मतलब ये नहीं हूँ उसके बारे में, मतलब अश्योर्ड नहीं हूँ कि ये मल्टी बैगर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। सो ऐसे स्टॉक्स है जो आप देख सकते हो, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली ये डिसाइड करना कि कौन सा मल्टी बैगर बन सकता है। इसके ऊपर मेरा एक ब्रेकफास्ट नॉलेज सीरीज था, वो आपको अटेंड करना चाहिए था, ये वीक में था, मंडे टू फ्राइडे, जो कि अभी अक्टूबर में रिपीट होगा। यस, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। यस, थैंक यू अर्चना जी। यस, और कुछ क्वेश्चंस? वैल्यू कैसे समझे, हीरू रोशन भंडारकर जी? वैल्यू समझने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, विदाउट सीख के नहीं समझेगा कैसे वो वैल्यू, ऐसे टाइम देना पड़ेगा उसमें आपको, या फिर आप हायर कीजिए अच्छा एडवाइजर। और कुछ क्वेश्चंस? सो अगर क्वेश्चंस नहीं है तो आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। जिन्होंने भी फीस पे किए हैं
उनको नेक्स्ट 15 मिनट्स में मेरी तरफ से लिंक्स आ जाएंगे फेसबुक ग्रुप के। सो थैंक यू वेरी मच, आपने जो टाइम दिया मुझे आपके लाइफ में अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स का। आई होप ये सेशन के वजह से आपके लाइफ में एक स्टेप भी आप आगे चले होंगे फॉर बिकमिंग हैप्पी रिच में। मुझे बहुत हैप्पीनेस होगा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप के आप पार्ट बने हो उसका पार्ट बने रहिए, क्योंकि उस पर सिर्फ मार्केटिंग का ग्रुप नहीं है, वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन में भी डालता हूँ जैसे आईपीओ रिव्यूज एंड ऑल। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको जो इनवाइट्स में भेजता हूँ वो व्हाट्सएप पे आप भेजते रहिए आपके ग्रुप्स में वगैरह। सो ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे वेबिनार्स का फायदा उठा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन खत्म हुआ है। यस, डे ट्रेडिंग या वीकली ट्रेडिंग के लिए कोई ट्रिक है सर कि एटलीस्ट 500 भी मंथ वीकली या फिर डे ट्रेडिंग से हम अर्न कर सके? नहीं नहीं नहीं, मैं डे ट्रेडिंग के ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली वो आता नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया है वो, लेकिन मेरा मेंटालिटी वो वैसा नहीं है। आपको पहले आपका मेंटालिटी समझना पड़ेगा कि आप कौन से टाइप के सोच वाले ये हो। अगर आपने कोई पोजीशन ली है और नेक्स्ट डे वो रात मतलब वो रात को आपको नींद नहीं आ रही है वो पोजीशन के वजह से, तो आप डे ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आप लॉस बुक नहीं कर सकते हो तो आप डे ट्रेडर नहीं बन सकते। तो मैं डे ट्रेडर नहीं बन सकता हूँ। सो उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन काफी सारे लोग करते हैं ये, और काफी प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है। सो पता नहीं, मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं है जो कंसिस्टेंटली डे ट्रेडिंग में पैसे बना पाए। यस, आप बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए डे ट्रेडिंग को, जिसमें लॉस होगा फायदा होगा। प्रॉब्लम यही होता है डे ट्रेडिंग में, लॉस एंड प्रॉफिट एवरी डे एवरी सेकंड आपको दिखता है। अगर आप बिजनेस चालू करोगे, शॉप चालू करोगे या कोई भी कंपनी चालू करोगे, उसमें आपको आप साल में एक बार दिखता है लॉस एंड प्रॉफिट, डेली नहीं दिखता है। सो आप उसको कर सकते हो। ये करना मुश्किल है क्योंकि एवरी सेकंड आपको दिखता है। मेरा कैपिटल 5 लाख रुपीज है, अगर मैंने इन्वेस्ट किया और 15 मिनट में उसके हो गए 3.5 लाख, तो मैं तो डर ही जाऊंगा, कोई भी डर जाएगा ऐसे। तो ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए डे ट्रेडिंग में मुझे नहीं पता कैसे क्या ट्रिक है उसमें। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। हेलो, या यस प्रसाद जी, या प्रसाद जी। ये मार्केट बूम है तो ये कभी तक मतलब बूम रह सकता है, कभी डाउन ट्रेंड आ सकता है, वो उसका कुछ हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नेक्स्ट वीकेंड में इसका एक वेबिनार है, सेम बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश इज कमिंग, उसके ऊपर वो अटेंड कीजिए। शॉर्ट में आंसर देता हूँ आपको मैं। अभी रिस्क क्या है, कोमोडिटी प्राइसेस बहुत हाई है, सो वो रिस्क है। यूएस में इन्फ्लेशन आएगा तो एक रिस्क है। थर्ड, जब भी फेडरल रिजर्व मतलब यूएस की जो सेंट्रल बैंक है वो पैसा प्रिंट करना बंद कर देंगे, जो कि करने वाले फेज आउट करेंगे, तो मार्केट गिर सकता है। ये सबको मालूम है। ये जो पहले 5 रिस्क होते हैं ना, उससे कभी भी मार्केट करेक्ट नहीं होता है, जो सबको मालूम है। 25वें नंबर की जो रिस्क है ना, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसके वजह से करेक्ट होगा या किसी को पता नहीं है। सो जब भी बुल रन होगा ना, आपको आपका पोर्टफोलियो कैसे प्रोटेक्ट करना है इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सो मेरा सिंपल फंडा है, जब भी मार्केट इक्विटी मार्केट बुल रन में है, डेट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चालू कीजिए, धीरे धीरे पोर्टफोलियो बढ़ाइए। जब भी मार्केट करेक्शन हो रहा है, इक्विटी में म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, आपका अनलिमिटेड पैसा बनेगा। मैं ट्रस्ट कीजिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अरे 17,200 मतलब 11,000 से बैठे हैं ना लोग निफ्टी में, मतलब निफ्टी 11,000 हो गया, पैसे महंगा हो गया, सो रुकता हूँ करेक्शन के लिए। 12,000 हो गया तो रुकता हूँ करेक्शन के लिए। 13,000 हो गया तो करेक्शन के लिए रुकता हूँ। फाइनली वो कंटाल जाते हैं और 17,200 पे डाल देते हैं, और वो टाइम पे करेक्शन आना चालू होगा। और पॉइंट ये है कि करेक्शन तो होगा, आप कितने प्रिपेयर हो वो करेक्शन के लिए, उससे ऊपर डिपेंड होगा नेक्स्ट 10 इयर्स में आप कितनी वेल्थ जनरेट करते हो। सो नेक्स्ट वेबिनार आप अटेंड कीजिए, शायद उससे आपको कुछ इनसाइट्स मिले नेक्स्ट वीकेंड। थैंक यू सो मच। यस यस, थैंक यू। विलास जी ने पूछा है वोडाफोन आइडिया, मंडे को आप भेज दीजिए। ऐसा मेरी मतलब ये सलाह एज इन अलाउड नहीं है मैं मुझे देना के लिए। मेरे पास वोडाफोन आइडिया होता, मंडे को मैंने भेज दिया होता। ऐसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ विलास जी को। और देखिए,
मुझे 95% मिले हैं 10 में। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसको 85% मिले। तीसरा फ्रेंड है, उसको 50% मिले। चौथा फ्रेंड है, वो जस्ट पास हो गया 36% से, ठीक है। 12th में भी मुझे 93% मिले। जो मेरा सेकंड नंबर वाला फ्रेंड था उसको मिले 75, थर्ड नंबर वाला था उसको 45 और फोर्थ नंबर था वो भी जस्ट पास हो गया 36। अभी मैंने आपको बोला कि प्रेडिक्ट कीजिए ये चार में से बीकॉम को चारों जन ने एडमिशन लिया, तो बीकॉम में सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिलेंगे? आप प्रेडिक्ट कीजिए। क्या आप ऐसा सोचोगे जो 36 मार्क्स मिलने वाला है वो अभी परेशान हो जाएगा, वो बोलेगा अरे नहीं 10th में और 12th में मुझे 36 ही मिले, अभी मैं टॉप करने वाला हूँ यूनिवर्सिटी। उसमें एबिलिटी नहीं है इसलिए 36 मिले हैं उसमें। मेरे में एबिलिटी है इसलिए मुझे एक बार 95 सेकेंड टाइम 93 मिले हैं। सो बीकॉम में सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस मेरे ज्यादा है। सो वोडाफोन आइडिया कितने 5-10 रुपए का स्टॉक है मुझे पता नहीं, उसका पोटेंशियली वो है इसलिए मार्केट उसको 5-10 दे रहा है। कैम्स 4000 रुपए का स्टॉक है, उसका पोटेंशियली वो है इसलिए उसको 4000 दे रहा है। सो ऐसा रिवाइवल वगैरह मार्केट में होते नहीं है, वन ऑफ इस काइंड होता है, वन ऑफ इस काइंड मतलब थाउजेंड्स में एक रिवाइवल होते हैं। सो यस बैंक, वोडाफोन, ये सब कुछ भी रिवाइवल नहीं होने वाला है इसमें। सो पॉइंट है कि आपको वैल्यूएशन थोड़ा सा सीखना पड़ेगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अक्टूबर के आज ही खत्म हुआ हुआ एक्चुअली ब्रेकफास्ट नॉलेज सीरीज। इसका ब्रेकफास्ट नॉलेज सीरीज पार्ट 2 कैसे आर्ट ऑफ स्टॉक पिकिंग इसके ऊपर होगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। सो वो 499 उसकी फीस होती है। सो उसका पार्ट बन सकते हो जिसमें आपको 5 डेज में एटलीस्ट आइडिया आएगा कि क्या कर सकते हैं। आई होप मेरा आंसर आपको मिला है। कब है नेक्स्ट सेमिनार? नेक्स्ट वीकेंड। अच्छा, ये स्टॉक स्पेसिफिक आप कवर करते हो क्या, मतलब इन नियर फ्यूचर, नहीं, वो जो वैल्यूएशन रिलेटेड? हाँ, ब्रेकफास्ट नॉलेज सीरीज मेरा एक है जो एवरी मॉर्निंग फॉर 5 डेज, मतलब मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 7 to 8 ऐसा होता है। वो ऐसा 5 दिन का प्रोग्राम है जिसमें आप वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, मनपसंद ब्यूरेजेस, वक्रांगी, जेपी एसोसिएट्स, जेट एयरवेज ऐसे स्टॉक्स आप नहीं खरीदोगे आपके पोर्टफोलियो में। इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। आपके पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स आप खरीदोगे। वो कैसे खरीदना होता है वो वेबिनार में आप सीखोगे। मल्टी बैगर आएगा कि नहीं किसी को भी नहीं पता है, लेकिन मल्टी बैगर आने के पॉसिबिलिटीज वो वेबिनार अटेंड करने के बाद आपके पोर्टफोलियो में बढ़ेंगे, इतना मैं बोल सकता हूँ। सो वो आप वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो 5 दिन का ब्रेकफास्ट नॉलेज सीरीज। 499 रुपीज इसकी कॉस्ट है सिर्फ। सो 500 रुपए में तो आपको बहुत, आज ही खत्म हुआ पहला वाला। और मैं डिसेंटली सेटिस्फाइड हूँ एज अ स्पीकर कि ठीक है, मतलब 499 में जो चीजें सीखने मिली वो अच्छी थी, मतलब जो ऑडियंस था उनको, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। और एक क्वेश्चन था, विच इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आप थोड़ा मार्केट को टाइम दे रहे हो तो शेयर्स, जो स्पेसिफिक शेयर्स है, क्योंकि अभी के बूम रन में टीसीएस, इवन इन्फोसिस, अगर आप कंसिस्टेंटली अगर शिप कर रहे हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर माइकल साइकिल मतलब बूम रन में आपको ओवरऑल नेक्स्ट 5 years अकॉर्डिंग मींस टू मी 2015 तक एटलीस्ट आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा उसमें। स्टॉक स्पेसिफिक आप पूछ रहे हो? हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक। नहीं, डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली। मेरा सिंपल सजेशन, मतलब आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा ये करता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए। उसके मैं रीजन देता हूँ आपको। पहला रीजन है स्टॉक में एंट्री कैसा, आपने सब स्टडी कर लिया, मतलब ब्रेकफास्ट नॉलेज सीरीज आपने अटेंड किया, आपको आइडिया आ गया, आपने स्टडी कर लिया बहुत सारा ऐसा, मतलब डिटेल्ड एकदम। एंट्री कभी मारोगे ये कैसे समझेगा? इसका आंसर आपके और मेरे पास नहीं है। सेकेंड चीज, ठीक है आपने बहुत अच्छा एंट्री भी मार लिया, प्रॉफिट भी हुआ, एग्जिट कब मारोगे? एग्जाम्पल देता हूँ मैं।
विप्रो का बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं कि अगर 1982 में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके अरबों बन जाते। ठीक है, लेकिन इन द ईयर 2000 से लेके 2020 विप्रो ने 0% के रिटर्न्स दिए, जीरो। ठीक है, उसके बाद रिलायंस 2008 से 2018 0% रिटर्न्स। HLL 2000 से लेके 2010 3-4% के रिटर्न्स। सो पॉइंट, आप कितना भी आप अच्छी कंपनी, अभी रिलायंस क्या अच्छी नहीं थी 2008 में, विप्रो अच्छी नहीं थी 2000 के साल में, HLL अच्छी नहीं थी क्या 2000? तो एंट्री पॉइंट बहुत डिफिकल्ट है और एग्जिट पॉइंट डिफिकल्ट है। थर्ड चीज, आपने ये सब कर लिया, एंट्री एग्जिट भी प्रॉपरली कर लिया, नया पैसा आया और गलती से आपने गलत स्टॉक में डाल दिया तो पूरा पैसा इरोड हो जाएगा। और चौथा चीज, साइजिंग कैसा करोगे? आपने 5 स्टॉक सिलेक्ट किए, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कैम्स, ऐसे। तो HDFC बैंक में कितना डालना है, इन्फोसिस में कितना डालना है, उसका एक कोरिलेशन मैट्रिक्स होता है जो म्यूचुअल फंड वालों के पास होता है। इसके वजह से वो पोर्टफोलियो 12-13% रिटर्न देता है और हमारा पोर्टफोलियो नहीं देता है। सो अकॉर्डिंग टू मी डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर भी लोगों को करना होता है, जैसे मैं करता हूँ डायरेक्ट इक्विटीज में, जैसे कि अल्कोहल कंज्यूम करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं लोग फॉर वेरियस उनके रीजंस होते हैं। वैसे शेयर में थ्रिल है इन्वेस्टिंग में। सो अगर आपको करना है इन्वेस्टिंग तो थोड़ा सा समझ के कीजिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखिए उसमें, और आपका उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर वो चला गया तो भी आपको रात को नींद आनी चाहिए और आपके जो भी फैमिली गोल्स है वो फुलफिल होने चाहिए। उतना ही पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए डायरेक्ट, थ्रिल के लिए, दैट्स इट। बाकी आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए ऐसे। मतलब ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जिनके पास 10 साल पहले 5 साल पहले बजाज फिनेंस था, 7 साल पहले अल्कली अमाइंस था, 6 साल पहले अवंती फीड्स था, जो कि मल्टी बैगर स्टॉक हो गए बाद में, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो ने परफॉर्म किया क्या उनको, ये क्वेश्चन है मेरे। क्योंकि वही पोर्टफोलियो में वक्रांगी भी था, जेट एयरवेज भी था, जिन्होंने इरोड किया है सब्सटेंशियली वेल। सो ओवरऑल रिटर्न्स मिलते नहीं है एज सच ऐसे डायरेक्ट इक्विटीज में, ऐसा मेरा मानना है। बुल रन में तो सबको मजा आती है, लेकिन अगर बेयर रन आया या कंसोलिडेशन फेज आया तो क्या करोगे ऐसा। सो ये क्वेश्चन का आंसर है मेरे अकॉर्डिंग टू मी। सो म्यूचुअल फंड है, बेस्ट है आपके रिटर्न्स के लिए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और था, ये स्मॉल केस का जो इक्विटी में हम लोग पोर्टफोलियो डिफाइन करते हैं, ओके, इसमें हम लोग इक्विटी में जैसे आपने बोला था 70 और 30 का रेशियो रख के हम लोग का एक टेम्पलेट है, दैट देयर मींस इट्स अ सेम लाइक अ म्यूचुअल फंड, ओके, बट हम लोग वो लोग स्पेसिफिकली वो शेयर्स में डाल देते हैं, जैसे इक्विटीज में वो डाल देते हैं और डेप्ट में डाल देते हैं, उनका जो टेम्पलेट है। सो आई गेस दैट इज आल्सो गुड, राइट? क्योंकि उसमें जो है, क्योंकि वो पोर्टफोलियो इट्स लाइक म्यूचुअल फंड का नहीं है, लेकिन वो शेयर्स के पोर्टफोलियो को आपको एवरी मंथ वो वेरीफाई करते हैं, और उन लोगों का जो CAGR रेट्स है उसके हिसाब से वो लोग जो उन्होंने स्पेसिफाई किया है उसका जो भी नॉमिनल फीस है वो पे करते हैं। सो दैट इज आल्सो अ गुड ऑप्शन, यस राइट? यस, करेक्ट, यस। मतलब जिसको अगर म्यूचुअल फंड में अगर थोड़ा if it is expecting more return, then he can go with a small case with the expert knowledge. ट्राई करके देखिए, मतलब पता नहीं, मतलब मेरा भरोसा थोड़ा म्यूचुअल फंड के ऊपर है, ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब रेगुलेशंस है काफी ज्यादा। सो मेरे लाइफ में मेरे फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए मुझे 11-12% के रिटर्न चाहिए विथ सेफ्टी, विथ अटमोस्ट सेफ्टी। सो मेरा ज्यादा भरोसा HDFC म्यूचुअल फंड पे है या ICICI म्यूचुअल फंड पे है फॉर गिविंग मी 11-12% के रिटर्न्स। राइट, बट ये म्यूचुअल फंड का आपने जैसे बोला डाउन ट्रेंड जब भी आ रहा है उसी टाइम पे भी वो उतनी ग्रोथ, मतलब उतना, हाँ, एज कम्पेयर टू आप अदर पोर्टफोलियो बोल रहे हो तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा
बेटर है, बट जैसे ही मतलब आप देखोगे उसमें भी म्यूचुअल फंड ने सेम जैसे आपने वो जो डायग्राम बताया था, फिगर बताया था, उसके हिसाब से वैल्यू भी कम हुई थी, राइट? राइट। तो अगेन देयर इज नो पॉइंट, राइट? ओनली थिंग इज बेटर देन योर शेयर्स, क्योंकि वो लोग कंसिस्टेंटली चेक करते रहते हैं या अपडेट करते रहते नहीं नहीं, हैं। जो मैंने ऊपर नीचे वो बताया ना, तो 5 फिंगर स्ट्रेटजी है ना एक, जिसमें कितना आप स्मॉल कैप फंड में डालोगे, उसका पूरा एक लॉजिक है। तो जब भी अभी कैसा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब भी जनवरी वगैरह में थे ना, तो मेरे इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं, उनके पोर्टफोलियो में हमने स्मॉल कैप मिड कैप को ज्यादा एक्सपोजर दिया था, 30%। करंटली वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग या फिर क्वालिटी स्टाइल इन्वेस्टिंग में ज्यादा एक्सपोजर दिया है, स्मॉल मिड में कम किया है। सो ऐसा आपको करना पड़ेगा ये म्यूचुअल फंड्स में। तो आपको रिटर्न्स डाउनसाइड प्रोटेक्ट होगा, अपसाइड प्रोटेक्ट ज्यादा होगा ऐसे। तो स्मॉल केस का मैं जरा नहीं, ये करता हूँ, स्मॉल केस वर्सेस म्यूचुअल फंड। यस, मुझे क्वेश्चन समझ में आया आपका, तो मैं आपको हाँ गेट बैक करता हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो क्या? हाँ, व्हाट्सएप में हूँ मैं सर। यस, आप, मैंने नंबर भी दिया है, उस पर आप पिन करके रखिए। सो मैं जरा उसका स्टडी करता हूँ और फिर आपको म्यूचुअल फंड वर्सेस, और ये स्मॉल कैश का भी स्टडी कीजिए, क्योंकि ये हाँ वही, डिटेल्स मतलब स्मॉल केस वर्सेस म्यूचुअल फंड, ऐसा आपको हाँ ये हाँ। देता तो फीडबैक। मतलब मेरे को जैसे पता चल रहा है, क्योंकि मेरा टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे जितना नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने जो भी शेयर है, अभी मैं आईटी में हूँ, तो मुझे लग रहा है आईटी का शेयर्स जो भी है मैंने लेके रखे। बट मेरा एक अभी मतलब अभी ये बूम रन है, मार्केट चल रहा है, बट कभी तक चलेगा या, क्योंकि मेरे यस, को अभी जो भी है लास्ट कोविड में हिसाब से मैंने जितने भी डाले हैं उससे बेटर, मतलब जितने मोर देन बेटर यू कैन से, मेरे को एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही मिल रहा है, मतलब मिला है। बट सेम थिंग आई नीड टू कैरी आउट फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो अगेन आई नीड टू, तो वही सोच रहा हूँ कि क्या करना है। जैसे आपने बताया वो डेप्थ में डाल के रखो, इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू हैव सम मनी यू कैन इन्वेस्ट देयर, राइट? लेकिन उसमें मेरे को थोड़ा सा स्टेबलाइज करना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आई एम वरीड अबाउट दैट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलेगा, मैं गेट बैक करता हूँ आपको। यस, ओके सर, थैंक या यू सो मच। चलेगा। यस, थैंक यू। कंडक्ट वन मोर सेशन ऑन होम लोन। वो आएगा, होम लोन का सेशन और सितंबर लास्ट वीक में आएगा, अर्चना जी। यस, सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन कंक्लूड ऐसे अनाउंस करता हूँ, और वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड, या फिर जिन्होंने अटेंड नहीं किया कल भी है इसका रिपीट सेशन। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर यस, थैंक यू प्रसाद जी, या थैंक यू। Thank you, sir, for your valuable time. यस, थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू।